में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रृंखला में नाउन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोनाउन प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रोनाउन का अर्थ होता है सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन का मतलब होता है संज्ञा का विकल्प। संज्ञा का विकल्प। और प्रोनाउन का मीनिंग होता है सर्वनाम। Pronoun is a word, अब इसका definition है pronoun is a word used at the place of noun। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है या a noun phrase या एक संज्ञा के वाक्यांश के आधार पर स्थान पर प्रयुक्त होने वाला वर्ड है। और pronoun का मतलब होता है to avoid the repetition of noun। और ये नाउन के रिपीटेशन, नाउन की पुनरावृत्ति या दोहरान को रोकता है। It acts as the subject object of the sentence। ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कर्ता और ऑब्जेक्ट कर्म के रूप में कार्य करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा ये सब प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। अब अपन सेंटेंस के द्वारा देखते हैं कि राम इज ए बॉय, राम इज माय स्टूडेंट। अब इसमें राम का रिपीटेशन है तो अपन जो सेकंड राम है उस राम के स्थान पर लगाते हैं ही। तो ये नाउन, राम एक नाउन है तो राम के स्थान पर ही प्रयुक्त हुआ है, इसका मतलब ही एक प्रोनाउन। सेकंड में ए डॉग इज ए पेट एनिमल, कुत्ता एक पालतू जानवर है। ए डॉग बार्क्स एट नाइट, कुत्ता रात में भौंकता है। तो ए डॉग ए डॉग। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए अपन ए डॉग के स्थान पर लिखते हैं इट। तो ये तो ही प्रोनाउन का डेफिनेशन। अब अपन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, demonstrative pronouns, reciprocal pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns और exclamatory pronouns। अब अपन सबसे पहले पर्सनल, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिव इन चारों प्रोनाउंस को एक साथ अपन इस टेबल के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनके अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रयुक्त होता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई और वी, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू और थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, शी, इट और दे। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में जो भी प्रोनाउन प्रयुक्त होते हैं उन्हें अपन पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन अपने दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो वाक्य के शुरू में यानी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। और ऑब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन प्रयुक्त होते हैं वो सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे आई लाइक मी, सॉरी आई लाइक हिम, तो इसमें आई सब्जेक्ट के रूप में और हिम ऑब्जेक्ट के रूप में है। यू डन दिस वर्क, यू डन दिस वर्क, इसमें यू सब्जेक्ट के रूप में। आई लाइक यू, तो जो नेक्स्ट यू है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यह तो हुआ पर्सनल प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक। अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो अपने साथ प्रयुक्त एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ स्वामित्व प्रदर्शित करते हैं यानी ओनरशिप एक्सप्रेस करते हैं। उसे अपन ओनरशिप यानी स्वामित्व प्रदर्शित करते हैं, उसे अपन पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत पजेसिव को एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो यदि माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर
यदि किसी नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें अपन एडजेक्टिव कहते हैं, और जब बिना किसी नाउन के या सिंगल अंत वाक्य के अंत में प्रयुक्त होते हैं तब वो प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो ये माइन एक पजेसिव प्रोनाउन है, और दिस इज माई बुक, वो बुक नाउन के साथ प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए यह एक एडजेक्टिव है। अब रही रिफ्लेक्सिव और एम्फैथेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैथेटिक प्रोनाउन के जो वर्ड है वो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ, ये दोनों सेम है। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कौन सा एम्फैथेटिक प्रोनाउन है। एम्फैटिक प्रोनाउन, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, और एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है दबाव सूचक सर्वनाम, दबाव सूचक सर्वनाम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं, और उन्हें कभी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त नहीं करके ऑब्जेक्ट के स्थान पर या ऑब्जेक्ट के बाद में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आई लाइक्ड माई सेल्फ, आई लाइक्ड माई सेल्फ और आई माई सेल्फ लाइक्ड, तो ये सब्जेक्ट के साथ या सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते, लेकिन ये मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रयुक्त होते हैं, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और यदि यही माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयुक्त होते हैं तो एम्फैटिक प्रोनाउन, यानी ये सब्जेक्ट के ऊपर दबाव बनाते हैं, सब्जेक्ट के ऊपर जोर लगाते हैं। उस समय आई माई सेल्फ योन बाय दिस वर्क, इसमें आई के तुरंत बाद माई सेल्फ है, तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। आई योन माई सेल्फ बाय दिस वर्क, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार अपने स्टेबल के द्वारा पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में आसानी से इनके बारे में कंपैरिजन करके उनमें जो अंतर है, उनका जो प्रयोग करने का तरीका है वो इस प्रकार है। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस और इंटररोगेटिव प्रोनाउंस। इन दोनों प्रोनाउंस को अपन इस टेबल के माध्यम से आसानी से इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस का अर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और इंटररोगेटिव प्रोनाउंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटररोगेटिव प्रोनाउंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्व, रिलेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जिनका अपने पहले नाउन से पहले प्रयुक्त नाउंस का दूसरी नाउंस के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं, उन्हें अपन रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस एक कंजक्शन के रूप में काम करते हैं, और इन्हें अपन रिलेटिव क्लॉज भी कह सकते हैं, जैसे हु, व्हिच, whom, what और which। हु का अर्थ होता है जो, व्हिच का अर्थ होता है जिसका, whom या जिसे, what मीन्स जो, which मीन्स जो। अब हु, व्हिच, whom ये तीनों फॉर लिविंग क्रीचर्स के लिए काम में लिए जाते हैं, लिविंग क्रीचर्स के लिए, और what और which है ये फॉर नॉन लिविंग क्रीचर्स के लिए काम में लिए जाते हैं, फॉर नॉन लिविंग क्रीचर्स के लिए काम में लिए जाते हैं। अब अपन हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, व्हिच का प्रयोग पजेसिव के रूप में काम करते हैं, और whom का प्रयोग अपन ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वे प्रोनाउंस होते हैं जिनका प्रयोग अपन प्रश्न निर्माण करने के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी किसी भी वाक्य के अंदर प्रश्न निर्माण करने के लिए अपन हु, व्हिच, whom, what और which, वही सिस्टम है हु, व्हिच, whom, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव, ये भी फॉर लिविंग के लिए काम में लिए जाते हैं, और what और which ये दोनों फॉर नॉन लिविंग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अपन उदाहरण के द्वारा आप समझते हैं कि द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर, तो यहाँ हु है ये दोनों वाक्यों के लिए
द बॉय इज ए प्लेयर, ही केम हियर। दो वाक्य क्या है? द बॉय इज ए प्लेयर, ही केम हियर। तो इन दोनों सेंटेंसों को आपस में कंजक्ट करने के लिए द बॉय हु केम हियर, तो हु किसके लिए है? इस बॉय के लिए। हु केम हियर इज ए प्लेयर, एक लड़का जो यहाँ आया है, एक खिलाड़ी। आई हैव ए सन होम, ये होम है ये पजेसिव। आई हैव ए सन, मेरा एक लड़का है जिसे आई लव वेरी मच, जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। अब नेक्स्ट इस सेंटेंस में हु आर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक प्रश्न निर्माण से रिलेटेड सेंटेंस है, तो इसमें जो हु है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, और ऊपर वाले सेंटेंस में हु है ये रिलेटिव प्रोनाउंस कंजक्शन या रिलेटिव क्लॉज के रूप में काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, बाय whom वाज द रामायण रिटन, ये whom है ये ऑब्जेक्टिव केस में काम करता है, तो बाय whom वाज द रामायण रिटन, रामायण किनके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें बाय whom है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की सीधी सी आइडेंटिफिकेशन ये है कि यदि हु, हुज, whom, व्हाट और विच के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो वह है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और यदि हु, हुज, whom, व्हाट, विच सेंटेंस के अंदर प्रयुक्त है और अंत में फुल स्टॉप है तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का अर्थ होता है संकेतवाचक सरल, यानी किसी भी वस्तु की तरफ जो संकेत या इशारा करते हैं उसको अपन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों, पर्सन्स एंड वस्तुओं, थिंग्स को शो दिखाते हैं, पॉइंट इशारा करते हैं, एंड इंडिकेट इंगित करते हैं, दूरी या समय के द्वारा, दूरी या समय के द्वारा, पास या दूर के संदर्भ में, तब अपन उनको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है, दिस का मतलब यह, और दोज का मतलब वे, और सच का मतलब इस प्रकार। तो नजदीक और पास के संदर्भ में सिंगुलर और प्लूरल के का इस टेबल के द्वारा अपन समझते हैं। यदि कोई भी वस्तु या व्यक्ति अपने नजदीक है और सिंगुलर है तब अपन दिस का प्रयोग करेंगे, और वही व्यक्ति या वस्तु अपन से दूर है तब अपन दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, और वही वस्तु अगर अपन से थोड़ी दूर है तब अपन कहेंगे दैट इज ए बुक। और प्लूरल के लिए यदि नजदीक है तब अपन प्रयोग करेंगे दीज, और ये प्लूरल बहुवचन में होगा, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। और यही प्लूरल बुक्स है वो यदि अपन से थोड़ी दूर है तब अपन उन्हीं पुस्तकों को कहेंगे दोज आर बुक्स, यानी वह पुस्तकें हैं और ये पुस्तकें। तो ये हुआ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग। नेक्स्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, यानी आपस में संबंध स्थापित करने वाला जो सर्वनाम है, यानी वे प्रोनाउंस जो म्यूचुअल एक्शन का मतलब होता है पारस्परिक कार्य या पारस्परिक गति या पारस्परिक जो संबंध है, यानी गिवन और डन इन रिटर्न, गिवन देना या डन इन रिटर्न वापस चुकाने के संदर्भ में जिस प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है अपन रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, जो रिटर्न को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस का मतलब अभिव्यक्त करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। अब अपन इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं कि इनका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं होते हैं। ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं होकर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन उनमें क्रिया एक ही होनी चाहिए, यानी वर्ब सिंगल होनी चाहिए, तब अपन ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग कर सकते। ईच अदर का प्रयोग, यह विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि ईच अदर का प्रयोग टू पर्सन्स या टू थिंग्स के संदर्भ में किया जाता है, और वन अनदर का प्रयोग मोर देन टू पर्सन्स या टू थिंग्स, यानी दो चीजें हैं या दो व्यक्ति या दो वस्तु है तब अपन ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और यदि दो से ज्यादा व्यक्ति या दो से ज्यादा कोई अन्य चीज है तब अपन वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जैसे द टू गर्ल्स लव ईच अदर, तो लव में ये म्यूचुअल
एक्शन है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन यदि टू गर्ल्स है तब अपन लिखेंगे ईच अदर, और यदि मोर देन टू गर्ल्स है तब अपन लिखेंगे वन अनदर। जैसे वी ऑल लव वन अनदर, हम एक दूसरे से पारस्परिक प्रेम करते हैं। लेकिन इसमें वी ऑल लव, ये इनमें सभी है, दो से ज्यादा, इसलिए वन अनदर का प्रयोग है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं, या वितरणवाचक सर्वनाम। जैसे ईच, अदर, आइदर, नाइदर या एनी। इनके हमेशा सिंगुलर मानकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आइदर ऑफ टू पेन्स, आइदर ऑफ टू पेन्स, ये सब्जेक्ट देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन अपन को वर्ब इज सिंगुलर का प्रयोग करना है। ईच ऑफ द टू बॉयज, लेकिन अपन को वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करना है। इनके साथ कभी भी प्लूरल का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस का अर्थ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके लिए कोई निश्चित नाउन नहीं होता। यानी वे प्रोनाउंस जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। यानी उनके लिए कोई निश्चित नहीं होता। ये किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष मात्रा को इंडिकेट नहीं करते हैं, यानी विशेष मात्रा को इंगित नहीं करते हैं। जैसे ऑल, सम, मोस्ट, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, बोथ, इनफ, सेवरल, ये सभी प्रोनाउंस है वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। और इन्हीं प्रोनाउंस को इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस अनिश्चित प्रदर्शनकारी प्रोनाउंस सर्वनाम भी कहा जाता है। अब आगे है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का अर्थ होता है विस्मयादिबोधक सर्वनाम, जिसके द्वारा अपन एक्सक्लेमेशन अभिव्यक्त कर सकते हैं या विस्मय अभिव्यक्त कर सकते हैं। जब वाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज, सेंस ऑफ सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य का भाव, आश्चर्य का भाव। तो जब वाट का प्रयोग, वाट एक इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है, लेकिन जब वाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज को अभिव्यक्त करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है तब वह एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाते हैं। यानी ए प्रोनाउंस दैट इज यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन, एज एन एक्सक्लेमेशन, यानी टू एक्सप्रेस सडन इमोशन। सडन इमोशन का मतलब होता है अचानक विस्मय। अचानक विस्मय का जो भाव अभिव्यक्त करता है इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। अब अपन का अभी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस का सेंटेंस प्रयोग, व्हाट हैव यू मेट आवर प्रिंसिपल, यानी व्हाट, क्या, हैव यू मेट आवर प्रिंसिपल, क्या तुम हमारे प्रधानाचार्य से मिल चुके हो। व्हाट यू हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हर, क्या तुम उसे पहले से ही सूचित कर चुके हो। व्हाट यू हैवंट अटेंडेड द क्लास, क्या तुमने कक्षा में शामिल नहीं हो चुके हो या कक्षा में शामिल नहीं हो। इस प्रकार ये 11 प्रकार के प्रोनाउंस है। अगर आपको मेरा यह वीडियो समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।